बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 8 है एक्चुअली बायो एनर्जेटिक्स। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह एनर्जी एक्वायर करते हैं फॉर लिविंग प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आएगी इसकी डेफिनेशन। बायो एनर्जेटिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें यही मेंशन किया हुआ है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ टू एक्वायर, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज। एक्वायर कहां से हासिल करेंगे, स्टोर करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। हाउ टू यूटिलाइज, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, लाइफ प्रोसेस, जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस होते हैं बॉडी में उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सारी हमने बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करते हैं। एनर्जी एक्विजिशन होती है प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट्स हैं किस तरह एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं लीफ के जरिए, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करके अपने बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, ग्लूकोज, और उसको फिर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स की बात करेंगे तो कंज्यूम फूड टू ऑब्टेन केमिकल एनर्जी। एक्चुअली जितने भी एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं कि दूसरे से, प्लांट से ले लेते हैं। मेटाबॉलिक इंजन या इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कलेक्टिवली हम स्टडी करते हैं तो हम इसको रिडॉक्स पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रिडॉक्स आर फंडामेंटल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। 6 में भी थोड़ा सा हिंट था, 7 में भी हमने उसको डिटेल में पढ़ा है, तो अब यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन, और किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द प्रोसेस टू जनरेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली इस सारे प्रोसेस की रिडॉक्स रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ कि होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, वसूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, बदले में क्या होगा, लाइफ प्रोसेस होंगे, क्या होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो पहला टॉपिक है हमारा एटीपी, द सेल एनर्जी करेंसी। मतलब यहाँ पे सेल एनर्जी करेंसी क्यों यूज हुआ है, करेंसी का मतलब है हमारे पास अगर पैसे हैं तो हम इजीली दुकान पे जाते हैं, कोई चीज बाय कर लेते हैं। तो सेल के लिए जो एटीपी मॉलिक्यूल है सेम उसी तरह कैश की वैल्यू रखता है, कैश प्राइस रखता है, ठीक है, वैल्यू रखता है, यानी कि उसको कंज्यूम करता है, फॉर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी, कहते हैं जी प्रपोज्ड बाय द फिल्ड्स लिपमैन, और फिल्ड्स लिपमैन को 1941 में नोबेल प्राइज मिला। ये की पॉइंट है बॉक्स के अंदर मेंशन किया हुआ, ठीक है। उसके बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम बार बार नाम यूज करते हैं एटीपी, तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अ न्यूक्लियोटाइड एज अ मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल फॉर लिविंग सेल। एक्चुअली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही वो मॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हुए ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रिपेयर हो जाता है। अब जब वो ब्रेक होगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आज हमने इस एटीपी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन भी डिस्कस कर लेनी है, जिससे और हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे किस तरह ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो एटीपी सेल एनर्जी करेंसी का दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स की बात करेंगे। जो एटीपी मॉलिक्यूल है उसके 3 सब यूनिट है। कितने सब यूनिट है, 3। पहला है जी एडिनिन। एडिनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस की यहाँ पे क्या निशानी है, ये कुछ सिंगल रिंग होती हैं, कुछ डबल रिंग होती है। यहाँ पर जो एडिनिन है वो डबल रिंग वाली है, एक उसमें 5 कार्बन और एक 6 कार्बन, 2 एटम कंबाइन होते हैं तो एडिनिन बन जाती है, ठीक है। तो राइबोस की बात करेंगे, 5 कार्बन शुगर, तो यहाँ पे इसके 1 2 3 4 5 कॉर्नर है। हर कार्बन कॉर्नर एक कार्बन एटम को डिनोट करेगा, तो इसे हम 5 कार्बन शुगर कहते हैं। और तीसरा 3 फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड बाय अ हाई एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो साइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेट का साइन बनता है मैथ के अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। इस तरह करके ये सिंगल ही होता है, इस तरह करके ये वाला जो साइन है मैथ में मोस्टली हम इसको अप्रोक्सीमेट
के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बन जाता है। 3 फॉस्फेट है, हर फॉस्फेट के दरमियान में जो बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो बदले में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही एनर्जी हमारे लिविंग प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही होती है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है एडिनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट। ये क्या बनता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसका, एटीपी का। किसका, एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। हम इसको अगर रिकॉल करने की कोशिश करें तो 3 सब यूनिट्स हैं। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। तो पहला क्या था जी, एडेनिन, आ नाइट्रोजनस बेस, आ राइबोज 5 कार्बन शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप। 3 phosphate atoms are linked by a covalent bond which is denoted by sign of approximate, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अब ब्रेकडाउन होगी, कहता है एटीपी से एडीपी बनेगा और ये एक साइकिल है एंड एनर्जी रिलीज, यानी कि एटीपी से एडीपी बनने के लिए एनर्जी रिलीज होगी। बुक के टेक्स्ट में कॉन्टेक्ट वर्डिंग के लिहाज से देखें थोड़ा सा टफ लगेगा मेमोराइज करना इस पॉइंट को, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी देखें तो यहां पे इसका मेन पॉइंट क्या जी, सेल कंटेंट, सेल्स कंटेंट साइकिल बिटवीन एनर्जी स्टोर एंड रिलीज, यानी कि इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर भी हो रही है और रिलीज भी हो रही है। मैंने यहाँ पे इसके 3 पॉइंट बनाए हैं। अगर हम एनर्जी रिलीज की बात करते हैं, पहले पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होनी है, दूसरे पे फर्दर ब्रेकडाउन होगा और तीसरे पॉइंट में एनर्जी स्टोरेज या सिंथेसिस होगी। अगर देखें हम, पहला पॉइंट है एनर्जी रिलीज का, तो उसके पहले अगर हम देखें ए पॉइंट में हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एटीपी बॉन्ड करेगा, कंबाइन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि एटीपी प्लस H2O, ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये पॉइंट हम इस तरह लिख सकते हैं, व्हेन एटीपी मॉलिक्यूल इज रिएक्टेड या इज कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल। एक पॉइंट हो गया, हमारी एक लाइन बन जाएगी। अगला पॉइंट क्या होगा, ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ फॉस्फेट दैट कन्वर्ट एटीपी टू एडीपी। When ATP react with water molecule, ATP molecule is broken down, ATP broken down into ADP, यानी कि ATP से क्या बन जाएगा, ADP बन जाएगा। थर्ड पॉइंट सी क्या होगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस के बाद और ATP की ब्रेकडाउन के बाद एक जो यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ये एक जो है यहां से निकल जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पाई यूज किया जाता है वो, ठीक है। तो रिलीज विद 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो यहां पर एक फॉस्फेट के दरमियान में जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज हुई कितनी होगी, 7.3 किलो कैलोरीज। तो अगर हम इसको आम वर्डिंग में लिखना चाहें तो हम इस तरह कह सकते हैं, व्हेन एटीपी मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल H2O आफ्टर रिएक्शन या इन केस ऑफ रिएक्शन, ATP broken down into ADP, यानी कि ATP से क्या बनेगा, ADP बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। और इस रिएक्शन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज फॉर्म, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएगा ADP के से, और इस रिएक्शन के बदले में 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो ATP प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, वो किसके बराबर होगी, 7.3 किलो कैलोरीज के बराबर होगी। अब पहला था हमने एनर्जी रिलीज, हाइड्रोलिसिस हो गया। अब दूसरा क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन। अब उसी तरह सेम पॉइंट होगा, पहला पॉइंट हाइड्रोलिसिस का होगा, दूसरे में ADP टू AMP बनेगा। पहले ATP ब्रेकडाउन हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ब्रेकडाउन होगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, ATP से ADP, ADP से AMP बन जाएगा। क्लियर। तो यहां पर अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो पहला हाइड्रोलिसिस, दूसरा ADP टू AMP, थर्ड फॉर्म ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। उसी तरह जैसे पहला फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो 2 फॉस्फेट रह गए थे, तो अब ये वाला भी हमने निकाल दिया, तो कितने रह गए, एक रह गया। तो नाम इसका हम पढ़ेंगे जी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि मोनो में एक फॉस्फेट रह गया, डाई में 2 फॉस्फेट थे, ट्राई में 3 फॉस्फेट थे, तो पूरा एक मॉलिक्यूल था। सेम उसी तरह इसके रिएक्शन की बात करेंगे तो ADP प्लस H2O एरो, AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, उसी तरह 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सेल एनर्जी करेंसी का, एनर्जी स्टोरेज सिंथेसिस। अब जितनी भी एनर्जी बनी थी वो स्टोर होनी है किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, ठीक है। तो सेल्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम फूड बाय ऑक्सीडेशन टू रिकम्बाइन ADP एंड
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो एडीपी बना था या एएमपी बना था, अगर एएमपी है तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके क्या बनाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बदले में क्या बन जाएगा, एटीपी बनाना है दोनों केस में। ये था जी सेल एनर्जी करेंसी। आई थिंक ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पॉइंट, क्योंकि छोटे लेवल पे इस तरह की चीजें डिस्कस कम होती हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है जी हमारा अगला टॉपिक 8.2 है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये छोटी क्लासों में भी आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्चुअली जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है जी, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन लीव्स जो है पौधे के, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जमीन से पानी लेता है, उस रिएक्शन के बदले में CO2 भी फजा से एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी जमीन से लेता है, सनलाइट सूरज से ले लेता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल बनता है जिस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जी ग्लूकोज, C6H12O6। अगर हम इसकी वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यहां पर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में क्या है, वाटर, CO2, ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनके साथ मिलके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन की बात करें तो 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट, C6H12O6, 6CO2 एंड 6H2। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट, अक्सर आता है डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की तारीफ करें और इसकी मुसावात लिखें। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने का 1 नंबर होता है, डेफिनेशन लिखने का 1 नंबर, तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है इस तरह। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो कहते हैं प्राइमरीली मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक किस तरह है, मेटाबॉलिक की एक टाइप पढ़ी थी हमने, एनाबॉलिज्म। तो बड़ा मॉलिक्यूल बनने को ग्लूकोज बन रहा है तो ये मेटाबॉलिक का वो भी प्रोसेस है। फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, बेसिकली जमीन पर जिंदगी के लिए जरूरी है। क्यों, ऑक्सीजन के बगैर हम भी जिंदा नहीं रह सकते, तो फोटोसिंथेसिस से ही वो ऑक्सीजन पैदा हो रही है। प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है फालतू शय। पौधों के लिए ऑक्सीजन किसी काम की नहीं होती तो वो रिलीज कर देते हैं, और वही वाली ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के काम आती है। लास्ट पे जी कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी। तो सनलाइट से केमिकल बॉन्ड के जरिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो वही वाले जो बॉन्ड्स हैं, जब ग्लूकोज या पौधों के सब्जियां या कोई और चीज हम पौधों से लेके एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वही वाला हम हमारी बॉडी में केमिकल बॉन्ड को वही वाली एनर्जी ब्रेकडाउन होती है और वही एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये केमिकल एनर्जी में कंबाइन हो जाती है, वही दूसरे एनिमल्स उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस हैं। अगर हम जनरली बात करें तो एक कहते हैं डार्क रिएक्शन, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो पहले हम लाइट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये लाइट डिपेंडेंट है, रोशनी की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन। होता कहां पे है, लोकेशन की अगर बात करें तो अकर्स इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, हमने जो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था तो क्लोरोप्लास्ट में डिटेल में हमने उसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखा था। उसमें थाइलाकोइड, ग्रेनम और स्ट्रोमा जो लिक्विड पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हमने उसको देखा था। तो ये उसकी बात कर रहा है। तो कहता है जो थाइलाकोइड है क्लोरोप्लास्ट की, वहां पर लाइट रिएक्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी एंड NADPH। तो ये वाला पॉइंट टू रिमेंबर है, आपने यहां पर ये याद रखना है। यहां पर ATP एंड NADPH यानी कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हमने प्रोड्यूस करने हैं। डार्क रिएक्शन में यही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यूज होंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या दूसरे एनिमल्स के अंदर। ठीक, की स्टेप्स की बात करेंगे तो पहला लोकेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा है की स्टेप्स। अब की स्टेप्स को फिर डाइवर्ट किया गया, नंबर 1 लाइट एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और नंबर 4 फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, और लास्ट था NADPH फॉर्मेशन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, ATP और NADPH बनाना। हमने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। पहला जी लाइट एब्जॉर्प्शन। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन रिस्पॉन्स टू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड। यानी कि जब क्लोरोफिल जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो
लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिलीज होगा, और वो कैसे जाएगा अगले फोटो सिस्टम तक, एक चेन बनेगी, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वाटर मॉलिक्यूल तो काफी ज्यादा होते हैं लिफ्ट के अंदर, जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल टूटते रहेंगे चेन बनती जाएगी, इलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे, ऑक्सीजन फिजा में जाती जाएगी, और उस चेन के जरिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगले को ट्रांसफर होते जाएंगे, और एक जगह पर फोटो सिस्टम में अटैक होगा, वहां पर रिएक्शन टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है जी, इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू ETC मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। अब जहां पे ज्यादा एनर्जी थी वहां से लोअर की तरफ आएगा, एनर्जी रिलीज टू फॉर्म ATP। अब ये वाली एनर्जी जो रिलीज होगी यहाँ पे वो ATP प्रोड्यूस करेगी, यानी कि रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे, जहां पर रिएक्शन हुआ था, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहे थे वहां हाई एनर्जी थी, और वहां से किस तरफ मूव हो रहे हैं, लो एनर्जी की तरफ, और वहां पर क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब सनलाइट अब्सॉर्ब होगी, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो जो फोटोलाइसिस की हम बात कर रहे थे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी की वजह से ब्रेकडाउन होता है, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो फिजा में खारिज हो जाती है, जिसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, और जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन E- टू रिप्लेस द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब जितना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से रिलीज होते हैं उसको कवर करने के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद NADPH फॉर्मेशन की बात करेंगे तो द इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे विद हाइड्रोजन आयन H+ रिड्यूस MADP टू NADPH, यानी कि वो मॉलिक्यूल होगा NADP, क्या एब्रिविएशन बनेगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एटम था, और हाइड्रोजन जो रिलीज हुए थे वाटर मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस के केस में वो भी इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो बदले में MADPH बन जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, NADPH बनाना था और ATP बनाना था। यहां पर सेकंड पॉइंट में ATP प्रोड्यूस हो जाता है और लास्ट पे NADPH बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लास्ट टॉपिक बनेगा डार्क रिएक्शंस, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन है इसकी लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट है जी हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है, इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो कहते हैं अकर्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू रिड्यूस CO2 एंड C6H12O6। मतलब क्या था, इसमें ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, CO2 एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है उसको हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, किसके लिए, ATP एंड NADPH को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को यूज करना है। बनाना क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। की स्टेप्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी जी कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा जी, 3CO2 कंबाइन करेंगे। सबसे पहले 3CO2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा, 5 कार्बन कंपाउंड बनेंगे इनटू 6 कार्बन इंटरमीडिएट। 3 कार्बन डाइऑक्साइड से 5 कार्बन कंपाउंड बने, उससे क्या होगा, 6 कार्बन इंटरमीडिएट, 6 कार्बन के कंपाउंड्स बनेंगे और इन्हें हम कहेंगे इंटरमीडिएट्स। ये 1 बाय 1 यूज होंगे, पहले 3 कंज्यूम होंगे और एंड वाले जो रिमेनिंग 3 होंगे वो साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए नए कंपाउंड बनाएंगे। सेकंड पॉइंट होगा रिडक्शन फेज। 3 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस्ड इनटू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ATP एंड NADPH, यानी कि इससे क्या होगा, ATP और NADPH जो है वो इस्तेमाल करते हुए 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। यहां पर जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स थे इसी से आगे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। ये वाले 3 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज C6H12O6। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने यहाँ पे CO2 और C6H12 यानी ग्लूकोज बनाना है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, C6H12 हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है जी। और रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होगी, रिमेनिंग 3 कार्बन, अब यहाँ पर 6 कार्बन इंटरमीडिएट बने थे, उनमें से 3 ने ग्लूकोज बना दिया, जो बाकी 3 बचे वो क्या करेंगे, यूटिलाइज मोर ATP।
जो एटीपी था उसको इस्तेमाल करेंगे टू रीजनरेट 5 कार्बन स्टार्टिंग कंपाउंड। जहां से डार्क साइकिल स्टार्ट हुआ था, डार्क रिएक्शन का साइक्लिक फॉर्म होती है, स्टार्ट हुआ, वहां पे वही वाला कंपाउंड दोबारा बन जाएगा और टू कंटिन्यू द साइकिल, ताकि यही साइकिल दोबारा चलता रहे, कंटिन्यू रहे। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसी की तरह इसकी लोकेशन था, ऑब्जेक्टिव और की स्टेप्स में हमने पहला था कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन फेज और ग्लूकोज फॉर्मेशन और लास्ट पे रीजनरेशन। जो लाइट रिएक्शन के हमने पढ़े थे उसी तरह सेम उसका भी लोकेशन, ऑब्जेक्टिव, की स्टेप्स में उसके भी 4 पॉइंट थे। पहला था लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीसरा फोटोलाइसिस, चौथा NADPH फॉर्मेशन। तो इस तरह पॉइंट्स में, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है बट पॉइंट्स अलग अलग हो गए हैं, हर पॉइंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है अगर हम इसको शॉर्ट के लिए भी तैयार करेंगे। तो लास्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली ये 8.2 जो फोटोसिंथेसिस है वही एक टॉपिक पूरा है, ये उसका लास्ट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल क्या है? मेन रोल ही क्लोरोफिल का है क्योंकि उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब करना होता है। तो यहाँ पर पिगमेंट की डेफिनेशन है कोई भी सब्सटेंस दैट कैन अब्सॉर्ब विजिबल लाइट, इन अदर वर्ड दैट कैन अब्सॉर्ब सनलाइट इज नोन एज पिगमेंट। लाइट एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो जितनी भी लाइट लीव्स के ऊपर फॉल होती है उसका 1% सिर्फ जो है वो जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की अगर बात करेंगे तो कुछ है मेन पिगमेंट, 3 पिगमेंट हैं, उनमें से क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू और रेड लाइट, आपको पता होगा लाइट कैन डाइवर्टेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, उनमें से रेड एंड ब्लू को क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब करता है और बाकी जो है वो क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। वो क्या है? उन्हें कहते हैं क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। वो कलर्स या वो वेवलेंथ्स, यानी कि आप ये इस तरह भी कह सकते हैं हर कलर के अलग वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो ब्लू और रेड जो है उनको तो मैक्सिमम क्लोरोफिल ए ने एब्सॉर्ब कर लिया। बाकी जो कलर्स हैं उनमें येलो है, ग्रीन है, या जो क्लोरोफिल ए से एब्सॉर्ब नहीं हुए उनको क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड ने एब्सॉर्ब करना है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं इन पिगमेंट्स की तो इनकी लोकेशन क्या है? दीज आर फाउंड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, फिर भी अगर रिकॉल करते हुए आपको समझ नहीं आ रही तो चैप्टर नंबर 3 में जो डायग्राम बनी हुई है बुक में, कलर डायग्राम, उससे कंसल्ट करेंगे तो आपको ये थाइलाकॉइड वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर आई थिंक थोड़ा लेंथी हो गया है, तो इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। इसके मेन जो टॉपिक थे उनमें हमने 8.1 द एटीपी सेल एनर्जी करेंसी और 8.2 जो हमने डिस्कस किया है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने डेफिनेशन पढ़ी, केमिकल इक्वेशन, सिग्निफिकेंस, और फेजेस में हमने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इनके स्ट्रक्चर्स या इनके जो चार्ट्स थे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के, ये मैं इंशाल्लाह कोई लिंक बना के कोई एनिमेटेड या बुक वाली डायग्राम को लेके लेक्चर बनाएंगे, उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट भी आपका साथ साथ क्लियर रहे। तो इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है बट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हमने ये चैप्टर शॉर्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है तो फिर इसकी डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे एटीपी का ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।